एसी सर्किट में आपने प्योर कैपेसिटर लगाया, ईएमएफ अप्लाई किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे आप एक तरह से और लिख सकते हो, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। और करंट आपको मिला कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, या माइनस था? प्लस है ना। इसे आप लिख सकते हैं आगे, आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस पाई बाय 2। और अब फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम इंस्टेंट कौन कौन से लेने हैं? पहली कॉलम में टाइम इंस्टेंट पहली रो में, सेकंड रो में E इक्वल्स ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और नेक्स्ट रो में I इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस पाई बाय 2। और टाइम इंस्टेंट कौन कौन से लेने हैं? पहला टाइम इंस्टेंट लेना है 0, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट लेना है आपको T/4, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट लेना है T/2, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट 3T/4 और अल्टीमेटली T। तो यहाँ स्मॉल t की वैल्यू 0 रखिए आप, पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। स्मॉल t आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, कैपिटल T/4, कैपिटल T कैंसिल, ये 2 4 से कैंसिल, पाई/2, साइन पाई/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको मिला E इक्वल्स प्लस ई नॉट, फिर 0 मिलेगा और माइनस ई नॉट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कल किया था। डिफरेंस आएगा करंट में, करंट में क्या डिफरेंस आएगा? आपने यहाँ t की वैल्यू रखी 0, ये पूरा पार्ट तो बन गया 0 और साइन हुआ, साइन पाई/2 बचा आपका, साइन पाई/2 साइन 90 की वैल्यू 1। और जब आप 1 रखेंगे तो i की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, प्लस आई नॉट। अब आपने यहाँ रखा कैपिटल T/4, तो कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, पाई/2 बचा, पाई/2 प्लस पाई/2 साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0। उसके बाद आपने रखा T/2, तो कैपिटल T से कैपिटल T, 2 से 2 कैंसिल होकर साइन पाई, और साइन पाई में जोड़ दिया आपने साइन पाई/2, तो साइन 80 में साइन 90 जोड़ दो, साइन 270, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो आंसर आपको मिलेगा कितना, माइनस आई नॉट। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस आई नॉट। जब ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम है, जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट 0 है। जब ईएमएफ 0 हुआ तो करंट निगेटिव हो गई, मैक्सिमम। अब इन सबको लेकर आएंगे कहाँ, एक ग्राफ में। चार पार्ट करने हैं हमें ग्राफ के। एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम, और टाइम इंस्टेंट कौन कौन से, 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल T। ईएमएफ का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे पीछे बनाया था हमने। टाइम 0 पर 0 है, टाइम T/4 पर E0, T/2 पर 0। तो मैं E0 के लिए ले लेता हूं, यहाँ T/4 पर E0 है, यहाँ मैंने E0 का डॉट बना लिया। ये क्या बन गया आपका, प्लस E0। दूसरी साइड यहाँ -E0 के लिए एक डॉट बना लिया। ये क्या है, ये आपका
माइनस ई नॉट है। तो कैसा ग्राफ बना? 0 से t/2 तक ईएमएफ इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पहुंचा t/4 पर, और t/4 से फिर ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हुआ, मिनिमम यानी 0 हो गया t/2 पर। 3t/4 टाइम पर ईएमएफ फिर से मैक्सिमम हुआ, और टी टाइम पर पहुंचकर ईएमएफ फिर से 0 हो गया। अक्सर इस ग्राफ को बनाने में मिस्टेक ये होती है कि ये जो पीक्स हैं ये t/4 और 3t/4 पर ना पढ़ करके आगे पीछे हो जाते हैं। अक्सर मिस्टेक होती है, अक्सर ये मिस्टेक होती है। 0, t/4, t/2, 3t/4 और ये t। ग्राफ कैसा बनाया? ये पीक t/4 से अलग निकल गया, ये पीक 3t/4 से अलग निकल गया। अक्सर ऐसी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइम t/4 पर ही मैक्सिमम है, 3t/4 पर मैक्सिमम निगेटिव है। अब ये तो बन गया आपका ईएमएफ के लिए। करंट अगर आप देखेंगे तो करंट आपका टाइम 0 पर करंट कितनी है? मैक्सिमम पॉजिटिव है। जब ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम पॉजिटिव है। करंट के लिए बना लेता हूं मैं, t/4 पर करंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो सॉरी 0 है, और 0 पर मैक्सिमम पॉजिटिव, यानी यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ये कितनी है? प्लस आई नॉट। यहां तक लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम टी पर फिर से करंट कितनी हो गई है? मैक्सिमम प्लस आई नॉट। और मिनिमम कब है? मिनिमम है t/2 पर। यहाँ ये t/2, टाइम इंस्टेंट t/2, यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम निगेटिव है। यहाँ मिनिमम तो नहीं कहना चाहिए, मैक्सिमम निगेटिव। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? आई नॉट टाइम 0 पर मैक्सिमम है, t/4 पर मिनिमम है, और फिर t/2 पर फिर मैक्सिमम। तो यहाँ यहाँ जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। यहाँ ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ये t/4 पर 0 हुआ, फिर यहाँ आए t/2 पर मैक्सिमम निगेटिव, फिर t/4 पर फिर से घट के 0 हुआ, और टाइम t पर पहुंचकर ये फिर से मैक्सिमम पॉजिटिव बन जाना है। इसमें ये ग्राफ आपका बनता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये ग्राफ क्या बनता है? ये बनता है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां से भी आप देख सकते हैं कि करंट आगे है ईएमएफ से, क्योंकि अभी ईएमएफ 0 पड़ा हुआ है, करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो गई। तो करंट आगे है, किससे आगे है? ईएमएफ से करंट आगे है। कितना 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 आगे है? फेस एंगल π/2। बनाइए। मैथमेटिक्स में एक बीच में एक स्टेप आया था जहां करंट फाइंड की थी, मैक्सिमम करंट। यहां इस इक्वेशन में मैक्सिमम करंट कितनी फाइंड हुई थी? आई नॉट सी ई नॉट ओमेगा, सी ई नॉट ओमेगा। अब इसी करंट से हम निकाल कर लाते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी। मैक्सिमम करंट कितनी है? मैक्सिमम करंट इन प्योर कैपेसिटर कितना है? आई नॉट इक्वल सी ई नॉट ओमेगा। सी इज द कैपेसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। आई नॉट इक्वल्स ई नॉट डिवाइडेड बाय 1/c ओमेगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया इक्वेशन।
कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट कितनी है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कोई भी एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस। अगर आप यहां इसे कंपेयर करें करंट से करंट कंपेयर करा, वोल्टेज से वोल्टेज यानी ईएमएफ कंपेयर किया, तो ये जो 1/c ओमेगा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ना कहकर हम एक नया वर्ड देंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। तो हम यहां जब हम कंपेयर करते हैं तो 1/c ओमेगा रिप्रेजेंट क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, कौन है ये? एलिमेंट क्या है हमारे पास? किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर किसके रास्ते में? किसके रास्ते में? ऑल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में। और ये ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ एक नया नाम है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस नहीं कहते हम इसे, इसका एक नया नाम है जिसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रिप्रेजेंट करते हैं इसे एक्स सी। काम इसका एक्स सी का काम इसका एक्स सी का वही है जो रेजिस्टेंस का काम है किसी भी सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर जो काम रेजिस्टेंस कर रहा है वही काम कौन करता है? ये कैपेसिटिव रिएक्शन एक्स सी करता है। तो अब एक्स सी कितना बना? एक्स सी आपके लिए बना 1/c ओमेगा। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, अगर यहां से भी आप कहो तो देखो वोल्ट वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट। तो रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस की यूनिट यूनिट क्या है? ओम। ओम। इस एक्स सी को एक तरह से और लिख सकते हैं आप, ये कैपेसिटी की कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और ओमेगा क्या है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक बहुत ही नया इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है क्या? कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है ऑब्स्ट्रक्शन। इसे सही तरीके से हम फॉर्मूले को लिखेंगे 2 पाई एफ सी ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कौन समझता है? ये फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी और कुछ भी नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी है एसी जनरेटर के आर्मेचर कॉइल के नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आर्मेचर कॉइल, जो ये आर्मेचर कॉइल इस तरह से आपको बना के बताई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 1 सेकेंड में कितने रोटेशन ले रही है? ये फ्रीक्वेंसी है एसी की। एक एक सेकंड में जितनी बार रोटेशन लेगी उतनी ही बार ये साइन कर्व रिपीट हो जाएगा। साइन कर्व कौन सा? जीरो से जाकर के मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से निगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव से फिर जीरो। ये एक साइकिल हुई। एक साइकिल कब होती है ये? जब कॉइल आपकी, यहां से हमने स्टार्ट किया था टाइम जीरो से, जब ये कॉइल एक पूरा चक्कर ले ले तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ऐसे ऐसे इसने 50 चक्कर ले ली 1 सेकंड के अंदर, तो कितनी हो गई? 50 साइकिल।
हमारे देश में 50 हर्ट्ज पर एसी सप्लाई की जाती है अक्रॉस द कंट्री, और ये फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर इस फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो जाए किसी कारण से, कभी कभार हो जाता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से, कि फ्रीक्वेंसी 50 से डिक्रीज होकर 47, 48 या 45 रह गई, तो 47, 48, 47, 46 तक आते आते सारा मैकेनिज्म, सारे कंप्यूटर, सारे ग्रिड अपने आप शट डाउन ले लेते हैं। इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा कि नॉन रिपेरेबल होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर उसे बदलना पड़ेगा। इतने डैमेजेस होते चले जाएंगे पूरे के पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस आर्मेचर कॉइल को हमेशा 1 सेकंड में 50 टर्न ही ले, ज्यादा या कम पर भी सेट किया जा सकता है। कई देश हैं जहां ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है, 60 हर्ट्ज है। कई देशों में 60 हर्ट्ज है। वहां के सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये फैन, ये वो मिक्सर और ये और वो सब बनाए जाएंगे 60 हर्ट्ज एसी पर चलने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट हमारे 50 हर्ट्ज पर काम नहीं करेंगे, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हमारे इंस्ट्रूमेंट उस 60 हर्ट्ज एसी पर काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे भी तो उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी, बहुत सारी हीट अननेसेसरी डेसिपेट कर देंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट ये फ्रीक्वेंसी? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर्स तो कम यूज होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर ज्यादा यूज होते हैं। जो प्योर रेजिस्टर है, हमारे घर में कौन डिवाइस है जहां रेजिस्टर, केवल रेजिस्टर यूज हो रहा है, केवल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है? आपकी हीटिंग डिवाइसेस, माइक्रोवेव नहीं, जो आपका पानी गर्म करने वाला इमर्शन रॉड होता है जाड़ों में, जिसपे आप पानी गर्म करते हैं, या आपका गीजर है, या रूम हीटर है जिसमें आपको वो रॉड सी जलती हुई दिखाई देती लाल लाल, वो प्योर रेजिस्टर है। उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उन्हें जीरो फ्रीक्वेंसी की ऐसी दे दो, मतलब डीसी दे दो, या 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपेसिटर, हमारे तमाम सर्किट्स में कैपेसिटर यूज हो रहा है। आप सबने जरूर देखा होगा, जरूर जरूर ये बात सुनी होगी। ये बात ही नहीं, देखो हमारे यहाँ 1 2 3 4 चल रहे हैं, पीछे वाला पंखा इस टाइम स्लो चल रहा है, जबकि वो वहां से रेगुलेट कर से फुल स्पीड पर सेट है, और इन 4 5 में ये वाला आगे वाला बहुत धीरे चलता है। रीजन, इसका कैपेसिटर की कैपेसिटी बदल गई। जो इसके अंदर कैपेसिटर रखा हुआ है, वो टाइम के साथ साथ उसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हो गए, कैपेसिटी बदल गई, तो इसकी स्पीड कम पड़ गई। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है इन सारे फैंस में 2.5 माइक्रोफेरेड्स का। लेकिन वो 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पर। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। अगर यहां आप 60 रख दो तो इस पूरे ऑब्स्ट्रक्शन की वैल्यू बदल जाएगी, डिफरेंस पड़ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा। और इसी तरह अभी हम आगे करेंगे। हमारे जो इंडक्टर है, ये फैन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडक्टर है। ये इंडक्टर भी जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी में अगर 5 7% का भी डिफरेंस आ जाए तो इनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ये बना हुआ है, ये पंखा बना हुआ है किस फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बना हुआ है? 50 हर्ट्ज पर चलने के लिए बना हुआ, मोस्ट एफिशिएंट है 50 हर्ट्ज पर। बदल दोगे तो काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बदल जाएगा। इसमें बहुत तगड़ा इंडक्टर यूज किए हुए, इतनी सारी कॉइल्स बनी हुई, आपने सबने खुले हुए पंखे देखे होंगे, तार लपटे हुए होता है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉइल्स हैं, वो सब इंडक्टर है। उन सब की इंडक्टेंस बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी उनकी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बदल दी। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपने इस कैपेसिटर को प्योर डीसी में डाल दिया
स्टेडी करंट पे आपने डाल दिया तो ये कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा अगर आपने इसे एक सीधे सीधे डीसी सोर्स से आपने इसे लगा दिया। आपके पास एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स कौन से होते हैं? सिंपल नॉर्मल सेल बैटरी, मोबाइल की बैटरी या जो 10 रुपए का सेल है वो सब डीसी सोर्स है, स्टेडी करंट के सोर्स है। आपने इस कैपेसिटर को डीसी सोर्स से लगा दिया, कितने ओम का ऑब्स्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये, कितना ओम यहाँ शो करेगा, कितना ओम एग्जिबिट करेगा, शो भी नहीं करेगा, कितने ओम का कैपेस कितने ओम का ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑफर करेगा। यहाँ इस फॉर्मूले से आप हिसाब लगा सकते हो। डीसी, डीसी मतलब स्टेडी, मतलब जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जीरो है। अगर जीरो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ रख दोगे तो क्या होगा? इंफिनिटी। कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करने वाला है ये? इनफाइनाइट। 50 हर्ट्ज पर कितना करेगा? आप फाइंड करने के लिए यहाँ 50 रखोगे। 100 हर्ट्ज पर कितना करेगा? आप यहाँ एक्सी फाइंड करने के लिए 100 रखोगे। तो अगर आपने एक कैपेसिटर को दो सोर्सेज से लगाया, एक बार आपने एक कैपेसिटर को लगाया एक ऐसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, अगली बार इसी कैपेसिटर को, सेम कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर है, इसे आपने लगा दिया, किसके साथ लगा दिया? इसे आपने ऐसे ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या इस सर्किट पर? कोई डिफरेंस पड़ेगा? क्या डिफरेंस पड़ेगा? यहां ये कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी लार्जर है, और यहां ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अगर आप एक ग्राफ बनाने लगे, किसके साथ में बनाने लगे? फ्रीक्वेंसी के साथ में। बहुत सारे ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आप बदल सकते हैं। तो आपने एक सोर्स बनाया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए, यहां आपने एक्स एक्सिस पर लिखी है क्या? फ्रीक्वेंसी। और यहां लिखा क्या? कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा? एक्सी। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सी की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू घटती चली जाएगी। ये इसका ग्राफ बनने वाला है। एक्स एक्सिस को मिलना नहीं है इसे, क्योंकि इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी पर जाकर के इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो होगा। और एक्सी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है।